Hey guys, welcome back to another video and good morning to all of you। और आज के इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आईटीबीपी बीआरओ ग्रिप ड्राइवर एंड एनी अदर एग्जाम ऑफ द ड्राइवर, जो भी एग्जाम होते हैं आपके ड्राइवर से रिलेटेड, उनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड्स करे हुए हैं अपने चैनल पे, आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट जो है वीडियो के नीचे एक अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, द पर्पज ऑफ अ एयर कंडीशनिंग अ कार इज टू कंट्रोल। कार में एसी जो होता है उसका उद्देश्य क्या नियंत्रित करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी है प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, एंड ऑप्शन सी है ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी है टेम्परेचर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो कार में जो एसी होता है उसका जो उद्देश्य क्या नियंत्रित करना है, वो क्या कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होएगा। ठीक है, आप जो ये मॉक टेस्ट के हिसाब से हो आप इसको गेस कर सकते हो। मैं जैसे ही आपको पहले भी बताता हूँ अपने वीडियोस में, आप एक टाइप का मॉक टेस्ट दे सकते हो। पढ़ाई आप जहाँ मर्जी से करो, मेरे को उससे वो नहीं है, आप जहाँ मर्जी से पढ़ो। ज़रूरी नहीं कि मैं ये बोलता हूँ कि आप मेरे ही वीडियो देखो, आप यूट्यूब पे जहाँ भी आपको वीडियोस मिलते हैं आप ज़रूर उनको देखा करो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पास करना तो भाई मेहनत तो करनी पड़ती है। इधर-उधर जहाँ भी आपको अच्छा लगे, जहाँ से भी आपको लगे कि हाँ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चंस, या यहाँ से थोड़ा-सा हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है, तो आप ज़रूर वो वीडियो चेकआउट किया करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरा ही वीडियो देखना है। ठीक है, और बाकी उसके बाद जो है अगर आपने मॉक टेस्ट देना हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल पे विज़िट किया करो और अपनी जो है तैयारी को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। और जहाँ भी आपका दबाव वाला होगा ना, प्रेशर प्रेशर जहाँ भी होगा, ठीक है, वो वाला जो है आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दबाव वाला कोई भी सीन नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि कार में एयर कंडीशनिंग का मुख्य उद्देश्य गाड़ी के अंदर के तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करना है। ठीक है, यह गाड़ी के अंदर ठंडक बनाए रखता है और हवा में नमी कम करता है, जिससे सफ़र आरामदायक होता है। दबाव का इसमें कोई सीधा संबंध नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एयर कंडीशनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या नियंत्रित करना होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, यानी कि आर्द्रता और तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं उनके ट्रांसमिशन का मुख्य लाभ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन है हमारा अ सिंपल ड्राइविंग कंट्रोल, सरल ड्राइविंग नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, ईंधन की खपत में कमी। ऑप्शन नंबर सी है लेस फटीग टू ड्राइवर, यानी कि चालक को कम थकान महसूस कराना। ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं। तो जो ऑटोमेटिक गाड़ियों का ट्रांसमिशन होता है उसका मुख्य लाभ क्या हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होएगा, सारे के सारे राइट आंसर है। ठीक है, आपकी जो ड्राइविंग को सिंपल बनाता है ये आपको पता ही है। ठीक है, रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, ये कुछ कंडीशंस में जो है ये भी फ्यूल कंजप्शन को जो कम करता है। ऑप्शन नंबर सी है वो आपको आगे एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा मैं आपको। ऑप्शन नंबर सी है लेस फटीग टू ड्राइवर, यानी कि चालक को कम थकान महसूस कराता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको गियर ही नहीं डालना पड़ेगा, क्लच नहीं दबाना पड़ेगा बार बार, तो आपको कम थकान महसूस होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के फ़ायदे यह है कि यह ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के फ़ायदे हैं कि यह ड्राइविंग को आसान बनाता है, क्योंकि गियर बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको पता ही है ना। यह चालों को कम थका देता है, खासकर ट्रैफिक में। इसके अलावा इसमें कुछ स्थितियों में ईंधन की खपत भी कम होती है, कुछ स्थितियों में ईंधन की खपत भी कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो CMBR है हमारा 1989, ठीक है, उसके अनुसार जो है रेट्रोफिटमेंट के लिए CNG किट का प्रकार अनुमोदन, यानी कि जो CNG है वो कितने वर्षों तक वैध रहती है, और इसे डैश वर्षों के लिए रीन्यू योग्य होगा। नवीनीकरण का मतलब होता है रीन्यू करवाना। ठीक है, इंग्लिश में आपको मैं पढ़ा देता हूँ एक बार क्वेश्चन। एज पर CMBR 1989, द टाइप अप्रूवल ऑफ CNG किट for retrofitment shall be valid for dash years from the date of such
अप्रूवल एंड सच रिन्यूएबल फॉर डैश ईयर्स। ठीक है, तो ये जो आपकी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो 3 सालों के लिए वैलिड रहती है और 3 सालों के बाद इसको जो है रिन्यू करवाना पड़ता है। तो 3 3 इसका राइट आंसर होगा, तीनों ब्लैंक्स में जो आपका 3 वर्ष आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो एक्सप्लेनेशन में कुछ खास नहीं है, अगर आपने कुछ देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द ट्रबल नॉइस इन ओवरड्राइव। ओवरड्राइव में शोर की समस्या का कारण क्या हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे घिसे हुए गियर्स, ऑप्शन नंबर बी है घिसा हुआ मुख्य शाफ्ट बेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी है बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी है नन आर करेक्ट। तो जो ओवरड्राइव में शोर की समस्या का कारण क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर ए भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा दोनों जो है सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो है एक्सप्लेनेशन पे मैं आपको थोड़ा सा ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि बोथ आर करेक्ट, वो तो ठीक है। दोनों ओवरड्राइव एक गियर सिस्टम है जो खासतौर पर कारों में इस्तेमाल होता है। इसे एक हाई गियर भी कहा जा सकता है। जब आप ओवरड्राइव पर होते हैं तो इंजन की गति आरपीएम कम होती है। इंजन की गति जो होती है आरपीएम बोलते हैं जिसको, रेवोल्यूशन पर मिनट जिसकी फुल फॉर्म होती है, जबकि गाड़ी की गति बनी रहती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा ईंधन की खपत नहीं होती और गाड़ी आराम से शांत तरीके से चलती है, खासकर लंबी यात्राओं पे, यानी कि लंबे जो हाईवेज़ पर वगैरह पे जो है ये शांत तरीके से चलती है। आसान शब्दों में कहें तो ओवरड्राइव का काम गाड़ी को कम ईंधन में ज़्यादा गति देने का होता है। तो ऑप्शन आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ओवरड्राइव का मुख्य लाभ क्या हो सकता है, तो ये है कि गाड़ी को कम ईंधन में ज़्यादा गति देने का काम भी जो है ओवरड्राइव का हो सकता है। ठीक है, तो आगे है कि ये तब काम आता है जब आप तेज़ी से हाईवे पर यात्रा कर रहे होते हैं और इंजन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो होप सो कि आपको ये भी थोड़ा-सा, आप इसको वीडियो को पॉज़ करके आराम से पढ़ सकते हो, एक्सप्लेनेशन को भी, क्वेश्चन को भी थोड़ा-सा देख सकते हो आराम से। ठीक है? एंड देन आप जो है अ, अभी आप देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं अभी थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 2019 द टाइम नोन एज 1 आवर आफ्टर द एक्सीडेंट। ये तो आपको पता ही है कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत दुर्घटना के बाद पहले 1 घंटे को क्या कहा जाता है। तो ये आपको पता ही है कि गोल्डन आवर कहा जाता है इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन पे चेक कर लेते हैं कि दुर्घटना के बाद पहले 1 घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। इस दौरान जल्दी इलाज मिलने से घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं अभी थोड़ा सा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी कंप्राइज ऑफ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है निम्नलिखित में से क्या होता है, उनमें क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे ब्यूटेन एंड इथेन, ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन एंड इथेन, ऑप्शन नंबर डी मिथेन एंड इथेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ब्यूटेन एंड प्रोपेन जो है आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में होती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें एलपीजी वाले की कोई एक्सप्लेनेशन की मेरे को ज़रूरत लगी नहीं, इसलिए मैंने डाला नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैन एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर सीज अ व्हीकल। ठीक है, आपके वाहन को एक ऑथोराइज जो ऑफिसर होता है उस वो कब उसको जब्त कर सकता है, यानी कि किस स्थिति में एक अधिकृत अधिकारी वाहन को जब्त कर सकता है। तो ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन है कि वाहन के पास वैध बीमा नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता, इसके लिए तो आपका चालान हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है द व्हीकल एक्सीड्स द स्पीड लिमिट, तो इसमें भी 112 के तहत आपकी जो है चालान कट जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वाहन के पास वैध रजिस्ट्रेशन या परमिट नहीं है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर आपके पास वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन या परमिट नहीं होगा तो आपका जो है एक अधिकृत अधिकारी जो है आपके वाहन को जब्त कर सकता है या सीज कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता ही है कि इसको भी जो है सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो
नीचे दिए गए में से कौन सा एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को सही दिशा को दर्शाता है? तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ठीक है। राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर आपको मैं बताता हूँ। पहले इसका एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं कि ये क्या क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से इस अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे जो है और जो ऑप्शन आपके, ठीक है, इनको देखना है और उसके बाद आंसर देना है। तो एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेंट का सही प्रवाह इस प्रकार होता है। सबसे पहले आपका कंप्रेसर होता है, ठीक है। कंप्रेसर यह गैस को संकुचित करता है। अब आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि एयर कंडीशनर में या फिर एसी में जो है कंप्रेसर का क्या काम होता है ना। तो यह गैस को संकुचित करता है। अगला है कि कंडेंसर, ठीक है, ये संकुचित गैस को ठंडा करता है। तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कंडेंसर का काम क्या होता है। तो ये संकुचित गैस को ठंडा करता है। उसके बाद आपका रिसीवर एंड ड्रायर आता है। तो यह ठंडी गैस को शुद्ध करता है और नमी को हटा देता है। उसके बाद आता है एक्सपेंशन एक्सपेंशन वाल्व, यह गैस को विस्तार देता है जिससे दबाव घटता है। लास्ट में आता है इवेपोरेटर, यह गैस को अवशोषित करता है और हवा को ठंडा करता है। तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्रेसर क्या करता है, कंडेंसर क्या करता है, रिसीवर ड्रायर क्या करता है, एसी में एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, इवेपोरेटर क्या करता है, ठीक है। इवेपोरेटर से रिलेटेड तो मैंने खैर क्वेश्चन आपको करवाया भी हुआ है। तो आपका आ गया सबसे पहले कंप्रेसर, फिर आ गया कंडेंसर, फिर आ गया रिसीवर ड्रायर एंड उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व, उसके लास्ट में आपका इवेपोरेटर है। तो क्या लास्ट इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर होगा कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर ड्रायर, एक्सपेंशन वाल्व एंड लास्ट में इवेपोरेटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन से कितने आपके जो है एक ही क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन बन गए आपको आपने देखा ही, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है अगला भाई, कंडेंसर का क्या काम है या कुछ भी आपको जैसे मैंने यहाँ पे बताया है ना। तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर असिस्टेड स्टीयरिंग किससे संबंधित है, ठीक है। पावर असिस्टेड स्टीयरिंग इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन हमारा इम्प्रूविंग द फ्यूल एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो भाई स्टीयरिंग से इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सी है चालक की थकान को बढ़ाना। तो जो पावर स्टीयरिंग होता है वो चालक की थकान को बढ़ाता थोड़ी है, वो तो कम ही करेगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होएगा, मिनिमाइजिंग द ड्राइवर फटीग, यानी कि चालक की थकान को कम करना। आपको पता है कि कम जो एनर्जी लगती है पावर असिस्टेंट स्टीयरिंग को घुमाने में, तो इससे जो है चालक को थकान कम होती है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में आपको दिखाऊं, पावर असिस्टेड स्टीयरिंग का मुख्य उद्देश्य चालक की थकान को कम करना है। यह स्टीयरिंग सिस्टम हल्का बनाता है, स्टीयरिंग सिस्टम को हल्का बनाता है, यानी कि जिससे गाड़ी को मोड़ने में कम प्रयास लगता है, खासकर धीमी गति या पार्किंग में। जब आपको पता है कि जब गाड़ी खड़ी हो, धीमी हो तो या पार्किंग करनी हो, तो वहाँ पे आपको पता ही है कि दूसरे जो स्टीयरिंग होते हैं हाइड्रोलिक जो होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जोर लगता है। तो अब ये आपके आगे हैं, सॉरी हाइड्रोलिक नहीं उसको यार उस स्टीयरिंग को क्या बोलते हैं, मैं अभी भूल गया हूँ। यार इतने क्वेश्चन करवाता हूँ तो फिर भी मेरे को वो क्वेश्चन का जो भूल गया। जो एक पावर स्टीयरिंग होता है या इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग होता है, दूसरा स्टीयरिंग क्या होता है वो यार मेरे को आप एक बार कमेंट में बता देना। मैं भी एक इंसान ही हूँ यार, इतने क्वेश्चंस करवाता हूँ तो एक आधा क्वेश्चन जो है हमारे भी दिमाग से स्किप हो ही जाता है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई पता होगा तो आप ज़रूर मेरे को बताना, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को याद आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो इसमें क्या है कि जैसे कि लिखा गया है कि इसका परिणाम ये होता है कि चालक को कम शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है इसकी और उसकी थकान कम होती है, ठीक है। तो यही था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन एज एन आईसी इंजन फ्यूल इज, ठीक है। तो आईसी इंजन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का मुख्य लाभ क्या हो सकता है? ऑप्शन हमारा हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, उच्च आयतन दक्षता। ऑप्शन नंबर बी है लो फ्यूल कॉस्ट, यानी कि कम ईंधन लागत। ऑप्शन नंबर सी नो एच सी एंड सी ओ एमिशन, यानी कि हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जो एडवांटेज होता है
हाइड्रोजन का जो द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन एज एन आईसी इंजन फ्यूल इज ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नो का हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन, यानी कि कोई हाइड्रोकार्बन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। ये जो है इसका मुख्य लाभ होता है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि हाइड्रोजन के रूप में उपयोग करने का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ईंधन के रूप में उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषणकारी गैसें उत्सर्जन नहीं होती हैं। हाइड्रोजन जलने पर केवल H2O का उत्सर्जन करता है, जिससे कि पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब आईसी इंजन स्टैंड्स फॉर इंटरनल कंबशन, ठीक है। आईसी फुल फॉर्म आपको पूछ ले कि आईसी इंजन स्टैंड्स फॉर, तो इसका है कि इंटरनल कंबशन इंजन। इट्स अ टाइप ऑफ हीट इंजन दैट ट्रांसफॉर्म द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो आईसी इंजन जो है ट्रांसफॉर्म करता है केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है आईसी इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से रिलेटेड है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कौन सा लाभ है? ठीक है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था लेकिन उसमें जो है अलग ऑप्शन थे और इसमें अलग है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लॉन्गर लाइफ, ऑप्शन नंबर बी नॉइसलेस गियर शिफ्टिंग, ऑप्शन नंबर सी नो शॉक एंड जर्की ड्राइविंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल आर करेक्ट। तो इसमें भी जो है आपका राइट आंसर होगा सारे के सारे। ठीक है, उसमें जो है लॉन्गर लाइफ, नॉइसलेस गियर शिफ्टिंग, ठीक है, नो शॉक और जर्की ड्राइविंग, ऑल आर करेक्ट। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कई लाभ होते हैं, जिसमें लंबी उम्र, यह गियर को आसानी से बदलता है जिससे ट्रांसमिशन सिस्टम की उम्र बढ़ती है। अब देखो ऑटोमेटिक अगर गाड़ी के सेंसर के हिसाब से अगर गियर शिफ्टिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसमिशन सिस्टम की उम्र बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि नॉइसलेस गियर शिफ्टिंग, गियर बिना शोर के बदलते हैं जिससे ड्राइविंग अनुभव और भी स्मूथ होता है। ऑप्शन नंबर सी है कोई झटके या झकझकी वाली ड्राइविंग नहीं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गियर शिफ्टिंग झटके के बिना होता है जिससे ड्राइविंग आरामदायक और सहज होती है। और मैनुअल में आपको पता ही है कि कई बार झटका भी लग ही जाता है बंदे से या कुछ भी, तो ऐसा ऑटोमेटिक में कुछ नहीं होता है। तो ये लाभ होते हैं ऑटोमेटिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पैसिव सेफ्टी टेक्नोलॉजीज आर, पैसिव सुरक्षा प्रौद्योगिकियां क्या हैं? ऑप्शन है सुरक्षा की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन एयर बैग भी आपको सुरक्षा में आता है, हेड रेस्ट्रेंट भी आपको सुरक्षा में आता है और सीट बेल्ट ही आपकी सुरक्षा में आती है। ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, ये सारे के सारे जो है सुरक्षा प्रौद्योगिकियां हैं आपका, यानी कि सेफ्टी टेक्नोलॉजीज हैं ये। एयर बैग, हेड रेस्ट्रेंट, सीट बेल्ट, हेड रेस्ट्रेंट के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया हुआ है, एयर बैग के बारे में पढ़ाया हुआ है, SRS वगैरह, सीट बेल्ट के बारे में काफ़ी पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब यहाँ से जो है कि मेन बात ये है कि यह उपकरण जो है दुर्घटना के इसमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और गंभीर चोटों को कम करते हैं। तो ये था इसका जो है एक्सप्लेनेशन, इसमें भी कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लच को ट्रांसमिशन और डैश के बीच स्थापित किया जाता है। जो क्लच होता है उसको इंस्टॉल किया जाता है ट्रांसमिशन और, ऑप्शन हमारा इंजन, ऑप्शन नंबर बी रियर एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेलर शाफ्ट, ऑप्शन नंबर डी डिफरेंशियल। तो ट्रांसमिशन और क्लच को जो है ट्रांसमिशन और इंजन के बीच जो है इंस्टॉल किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन में अगर थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्लच ट्रांसमिशन और इंजन के बीच स्थापित किया जाता है। क्लच ट्रांसमिशन मतलब क्लच जो है ट्रांसमिशन और इंजन के बीच स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य काम इंजन और ट्रांसमिशन को जोड़ना और काटना होता है ताकि यह गियर बदलते समय इंजन की शक्ति को सही तरीके से ट्रांसमिशन तक पहुंचा सके। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कोल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। वातानुकूल प्रणाली के सामान्य संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा होना चाहिए? तो ऑप्शन हमारा कंप्रेसर, ऑप्शन नंबर ई कंडेंसर, ऑप्शन नंबर सी रिसीवर एंड ड्रायर, ऑप्शन नंबर डी इवेपोरेटर। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने लास्ट अभी 2-3 क्वेश्चन पहले आपको ये क्वेश्चन करवाया कि किसका क्या काम होता है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं बता ही देता हूँ आपको, डोंट वरी। तो इसका राइट आंसर आपका इवेपोरेटर हो जाएगा। ठीक है,
कंप्रेसर और कंडेंसर और रिसीवर और ड्रायर का क्या काम होता है वो मैं आपको दिखाया भी था पीछे जैसे वीडियो पीछे जैसे क्वेश्चन में, है ना। फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा वो करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वातानुकूल प्रणाली में वेपोरेटर वो हिस्सा होता है जो ठंडा होता है, ठीक है। इसमें रेफ्रिजरेंट गैसीय रूप में विस्तार होता है जिससे यह वातावरण में गर्मी अवशोषित करता है और कमरा यानी कि इंटीरियर या वाहन के अंदर का तापमान कम रहता है। अब यहाँ पे लिखा है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इवेपोरेटर का मुख्य काम हॉट एयर को ठंडा करना होता है, ठीक है। समझो इसको, एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश किया करो। यह हीट को एब्जॉर्ब करता है और इसलिए यह ठंडा रहता है। बाकी कंपोनेंट जो होते हैं जैसे कंप्रेसर कंडेंसर गर्म रहते हैं क्योंकि ये हीट को कंप्रेस और रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो है इवेपोरेटर का मुख्य काम क्या होता है। तो ऑप्शन अगर आपको ऐसा मिले कि हॉट एयर को ठंडा करना होता है, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करना होता है, तो इस हिसाब से इसीलिए एक्सप्लेनेशन आपको डाली जाती है कि आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे तो आपको जो है आगे अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस अगर आपको डिफरेंट मिले, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मिले, तो आप उस हिसाब से जो है राइट आंसर कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अथॉरिटी टू मेक रूल्स रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म फॉर द ड्राइवर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उनको पता है आपको वर्दी जरूरी होती है, तो वो नियम जो कौन बनाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि परिवहन वाहन के चालक के यूनिफॉर्म से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसके पास है। तो ऑप्शन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये जो है आपका नियम बनाने का अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है इसमें भी कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ खास तो है नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे अगर पढ़ना चाहो तो ये अधिकार जो है राज्य सरकार के पास होता है। राज्य सरकारें अपनी ज़रूरतों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इन नियमों को लागू कर सकती हैं, ठीक है। तो ये थे आज के इस वीडियो में प्रश्न, ठीक है, जो भी मैंने आपको करवाए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। और बाकी के वीडियोस भी ऑन द वे हैं, ठीक है। आपको वीडियोस रेगुलर आते रहते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।